राजनीति विज्ञान में सोशल इंजीनियरिंग का बहुत महत्व है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जातीय समीकरण अगर साध लिए गए तो सत्ता पाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि भारत की सियासत में हर एक पार्टी ने कभी ना कभी ये दांव जरूर चला है। अब जबकि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव सामने हैं, इसी वजह से देखने को मिल रहा है कि कमंडल मंडल से लेकर ब्राह्मण सम्मेलन तक की बातें हो रही हैं। जिस जगह दिल्ली में मैं मौजूद हूं, ये सत्ता का सबसे अहम पता है। क्या सत्ता के सबसे अहम पते पर काबिज होने के लिए जाति का कार्ड और समीकरण जरूरी है? भारतीय राजनीति की इसी सच्चाई को बेनकाब करती जाति, जिनी इन द बॉटल, इसका पहला एपिसोड देखिए, चैलेंजेस बिफोर द बैटल। कोशिश यही है कि राजनीति के समय के पहिए को घुमाकर 3 दशक पहले ले जाया जाए ताकि सत्ता का प्रसाद हासिल हो। ऐन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पसीना बहाते अखिलेश यादव हों या फिर लालू प्रसाद यादव की उम्मीद तेजस्वी यादव। जिस रास्ते से पिता ने सत्ता के गलियारे पर राज किया, कोशिश है वैसी ही राजनीति से फिर किस्सा कुर्सी को बुना जाए। इसलिए यह शोर बेमानी नहीं है कि 1931 से बोतल में बंद जातिगत जनगणना के जिन्न को बाहर निकाला जाए। दिलचस्प है कि इस विशुद्ध सियासत में स्वर सिर्फ अखिलेश और तेजस्वी का नहीं है, बल्कि उस नीतीश कुमार का भी है जिनकी पहचान सुशासन और विकास की राजनीति है। नीतीश वैसे नेता हैं जो जाति की राजनीति के आरोप पर तौबा तौबा करते हैं। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये राष्ट्र के हित में है, सभी लोगों के हित में है, क्योंकि 31 के बाद नहीं हुआ है। एक बार सब फिगर जानना बहुत जरूरी है, लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ को देख करके बेहतर ढंग से काम होना चाहिए। हम लोग प्रारंभ से ही इस बात को कह रहे हैं, इसके लिए सब लोगों ने कहा। 1990 के दौर में मुलायम से लेकर लालू प्रसाद यादव तक मंडल की राजनीति के सहारे यूपी और बिहार की सत्ता पर काबिज हुए। तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी और आरजेडी का यही हासिल है। इसी दौर के सामाजिक समीकरण यानी पिछड़ों की राजनीति दोनों पार्टियों के वोट बैंक का आधार है। लेकिन मंडल की इस राजनीति के सिर्फ मुलायम और लालू ही चेहरे नहीं है। देश की राजनीति के मिजाज को मंडल ने पूरी तरह बदल दिया। तब बीजेपी ने मंडल के काउंटर में कमंडल का दांव चला। 1990 के बाद की राजनीति मंडल बनाम कमंडल की कशमकश के बीच आगे बढ़ती रही। 2014 के बाद मोदी शाह ने सियासत की रवायत बदल दी। मंडल के दौर वाले जाति समीकरण का फॉर्मूला दरक गया। मोदी शाह की सोशल इंजीनियरिंग तू डाल डाल हम पात पात वाली, इस सोशल इंजीनियरिंग को उत्तर भारत में बुलंदी मिली। सत्ता की सियासत में दबदबा रखने वाली ओबीसी और दलित जाति के भीतर नया समीकरण तैयार हुआ। लिहाजा बीजेपी सत्ता के शीर्ष और विरोधी गर्त में चले गए। तो ऐसे में सवाल है कि 2010 के बाद फिर जातिगत जनगणना की मांग क्यों हो रही है? क्या बीजेपी को हराने के लिए जाति जनगणना की डिमांड की जा रही है? क्या जातीय जनगणना वोट बैंक को दुरुस्त करने की सियासत है? आखिर 1931 के बाद देश में कभी जाति के आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए? 2011 में जातिगत जनगणना के आंकड़े सरकार ने क्यों प्रकाशित नहीं किए? दरअसल जाति आधारित जनगणना का सवाल देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के सामने भी उठा था। तब सरदार पटेल ने यह मांग खारिज कर दी थी।
उनका तर्क था कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर 1931 की जनगणना के मुताबिक देश का जातीय गणित क्या था। 1931 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति 15.05%, अनुसूचित जनजाति 7.51%, मुस्लिम 11.19%, ब्राह्मण 5.5%, राजपूत 3.9%, मराठा 2.21%, जाट 1%, वैश्य 1.88% और कायस्थ 1.07% की आबादी थी। दरअसल 1931 के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम आबादी इधर से उधर हुई। 7 दशकों बाद देश का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह बदला। इसलिए जब जब आरक्षण और सामाजिक न्याय का नारा बुलंद होता है तो जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी की मांग जोर पकड़ने लगती है। कहने के लिए ये मांग सामाजिक न्याय की पैकिंग में होता है, लेकिन इसके पीछे असल मकसद सत्ता की मलाई का स्वाद चखना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।